आपका एक बार फिर से जियो क्लासेस 24 में। आज हमारा टॉपिक है कन्वेंशनल करंट थ्योरी, जो कि आर्थर होम्स ने 1928-1929 के बीच में दिया था। उनका मेन मकसद था टू फाइंड ओरिजिन ऑफ फोल्डेड माउंटेन। जो वर्ल्ड में जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, चाहे वो रॉकीज हो, चाहे वो एंडीज हो, जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, चाहे वो आल्प्स हो, जितने भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं, इनका ओरिजिन कैसे हुआ, ये उनका मेन मकसद था बताना। दूसरा, इसी थ्योरी से उनका एक मकसद और था कि जितने भी हमारे ओशन हैं, ये फॉर्मेशन कैसे हुए हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े जो महासागर हैं, सागर हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये बताना उनका मेन मकसद था। तो उन्होंने, जैसे इससे पहले हमने देखा, इससे पहले हमने जाना कि जो अर्थ की जो इंटीरियर है वो तीन पार्ट में हमने देखा था कि अर्थ की जो इंटीरियर है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, तीन भागों में हमने उसका स्टडी किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि अर्थ की जो इंटीरियर है वो जो फोल्डेड माउंटेन्स बनाने के लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, वो तीन लेयर्स हैं। तीन लेयर्स कौन सी हैं? ग्रेनाडियोराइट, एम्फिबोलाइट और इक्लोजाइट। कौन कौन सी लेयर्स हैं ये? 0 to 10 किलोमीटर डेप्थ वाली जो लेयर है वो है ग्रेनाडियोराइट। एम्फिबोलाइट उन्होंने कहा कि 10 to 20 किलोमीटर, 10 to 20 किलोमीटर की जो लेयर है वो है एम्फिबोलाइट। और एक्लोजाइट उन्होंने कहा 20 to 300 किलोमीटर गहरी जो डेप्थ वाली जो लेयर है वो है एक्लोजाइट। तो उन्होंने इस प्रकार से तीन लेयर्स में बांटा, ठीक है। अब ग्रेनाडियोराइट और एम्फिबोलाइट को उन्होंने क्या कहा कि ये जो दोनों को सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं क्रस्ट, और एक्लोजाइट को कहते हैं हम सबस्ट्रेटम। अब देखिए, दो वर्ड आए हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब दो वर्ड आए हैं हमारे पास, एक आया है क्रस्ट और दूसरा आया है सबस्ट्रेटम। क्रस्ट और सबस्ट्रेटम क्या है ये? देखिए, क्रस्ट जो है, ये दो लेयर जो उन्होंने बताई, ग्रेनाडियोराइट और एम्फिबोलाइट, ये जो दो लेयर्स हैं ये तो क्रस्ट है। और सबस्ट्रेटम उन्होंने बताया इक्लोजाइट जो है, इक्लोजाइट सबस्ट्रेटम को कहा। अब कुछ भी नहीं है, ये सबस्ट्रेटम जो पार्ट है, इक्लोजाइट जो बोला, ये एक्चुअली मेंटल है। मेंटल हमने पहले ही देखा था कि मेंटल एक ऐसा लेयर होती है, एक ऐसा स्फीयर होता है अर्थ के इंटीरियर में, जो कि मोल्टन अवस्था में होता है, एक द्रव अवस्था में होता है, ना तो पूर्णतः ठोस होता है और ना पूर्णतः द्रव होता है। तो उनका मानना था कि जो क्रस्ट है वो सबस्ट्रेटम पे तैरती रहती है। क्रस्ट जो है सबस्ट्रेटम पे तैरती रहती है, यानी कि सबस्ट्रेटम को अगर हम एक्चुअली देखें तो मेंटल वाला पोर्शन है, तो क्रस्ट जो है मेंटल पे तैरती रहती है। और इस प्रकार से जो सबस्ट्रेटम के अंदर जो मोल्टन अवस्था में है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टीज मैं और बताता हूं। सबस्ट्रेटम जो है, दो वर्ड सियाल एंड सीमा, सियाल एंड सीमा, सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ जो भाग है वो है क्रस्ट, और सियाल एंड मैग्नीशियम से बना हुआ जो पार्ट है वो सबस्ट्रेटम। ऐसा जो आर्थर होम्स ने माना था, ये एक पुराना कंपोजिशन था, पुराना केमिकल कंपोजिशन, पुराने जो जियोलॉजिस्ट उन्होंने बताया था। तो उन्होंने अपने जो थ्योरी है उसमें भी इसको शामिल कर लिया था कि सियाल और सीमा जो है, इसका मैं एग्जिस्टेंस मानता हूं कि सियाल यानी कि सिलिकेट रॉक्स और एल्यूमिनियम युक्त जो रॉक्स हैं वो है आपकी क्रस्ट,
और जो सीमा है वो इससे नीचे वाला पार्ट है जहाँ सिलिकेट और मैग्नीशियम वाली क्रस्ट पाई जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा सबस्ट्रेटम है वहां कन्वेक्शनल करंट चलती है। अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या होती है? कन्वेक्शनल करंट हम जानते हैं कि जो हमारी ऊष्मा है, ऊष्मा को 3 प्रकार से चालन, संवहन और विकिरण, 3 प्रकार से हमारी किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो संवहन, चालन और विकिरण, 3 प्रकार से हमारे किसी भी पदार्थ में ऊष्मा का चालन, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो उन्होंने कहा कि संवहन केवल आप संवहन जो है ऊष्मा का स्थानांतरण, संवहन सिर्फ द्रव और गैसीय अवस्था में ही मिलता है। और संवहन में क्या होता है कि एक साइकिल बनती है। किस प्रकार से? देखिए, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो एक साइकिल बनती है इस प्रकार से। इस प्रकार से जब हम इसको गर्म करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी प्रकार से जो सबस्ट्रेटम है वो भी गर्म होता है और इसी प्रकार से कन्वेक्शनल करंट बनती है। कन्वेक्शनल करंट बनती है, वो क्यों बनती है? फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब भाई यार, ऐसा क्या है जो गर्म करता है सबस्ट्रेटम को? ऐसी क्या चीज है जो सबस्ट्रेटम को गर्म करती है? तो बात यह है कि उन्होंने कहा कि सबस्ट्रेटम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है कि वो सबस्ट्रेटम को गर्म करते हैं और पिघली मोल्टन अवस्था में रखते हैं। इसीलिए सबस्ट्रेटम मोल्टन अवस्था में है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण, और क्रस्ट इसके ऊपर तैरता रहता है। अब बात करते हैं, क्रस्ट तैरता रहता है तो क्रस्ट आपस में कैसे इंटरेक्शन करता है, आपस में कैसे क्रिया करता है? अब देखिए, उन्होंने कहा 2 प्रकार के किनारे होते हैं। क्रस्ट आपस में जब टकराते हैं 2 प्रकार के किनारे बनते हैं, क्योंकि क्रस्ट तो आपस में तैर रहा है। अब एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट से टकरा सकता है, तो यहाँ या फिर तैरते हुए अलग जा सकता है। तो यहाँ पे कैसे किनारे बनते हैं? 2 प्रकार के किनारे बनते हैं, कन्वर्जेंट मार्जिन और डाइवर्जेंट मार्जिन। उन्होंने 2 प्रकार के शब्द का यूज किया, कन्वर्जेंट मार्जिन और डाइवर्जेंट मार्जिन। देखिए, कन्वर्जेंट मार्जिन क्या है? जब आपका ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट पास में आ रहा है, यानी कि फोर्स क्रस्ट के इस तरफ लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ये कन्वर्ज हो रहे हैं आपस में, तो कन्वर्जेंट मार्जिन होता है। यहाँ जियोसिंक्लाइन बनता है। डाइवर्जेंट मार्जिन में आपका क्रैक होता है। डाइवर्जेंट मार्जिन में क्या होता है? क्रस्ट एक दूसरे से अलग भाग रहा है, ये डाइवर्जेंट मार्जिन हो गया। मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखिए, यहाँ से मानिए इस पॉइंट से हमारा मैग्मा गर्म हुआ, सबस्ट्रेटम गर्म हुआ, और यहाँ से गर्म जो धारा है वो ऊपर की तरफ चली, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की, और दोनों तरफ दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों तरफ मुड़ गई और नीचे की ओर आने लगी, और इस प्रकार से कन्वेक्शनल करंट का निर्माण हो गया। लेकिन यहाँ ये देखिए, इस धारा की इस वाले जो हिस्सा है, इसने इस तरफ, इसके इस पार्ट में फोर्स लगाना चालू किया, और ये जो है मैग्मा है दोनों तरफ जा रहा है, अपोजिट साइड। तो ये अपोजिट साइड जाने के कारण क्या हुआ? क्रस्ट जो है हमारी, क्रस्ट क्रैक होने लगी। क्रस्ट पे फोर्स लग रहा है अपोजिट साइड में, और एक दूसरे की अपोजिट फोर्स लग रहा है, जा रहा है मैग्मा। तो यहाँ पे क्या है? क्रस्ट एक दूसरे के अपोजिट जाने लगेगी। यहाँ क्या बनेगा? डाइवर्ज मार्जिन। यहाँ क्या बनेगा? डाइवर्ज मार्जिन, और क्रैक पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या है? क्रैक पड़ने की शुरुआत हो गई है। धीमे धीमे यहाँ क्रैक पड़ना चालू होगा, अंदर का मैग्मा बाहर आना चालू होगा। ये जो मैग्मा है ये बाहर की तरफ आना चालू होगा, और समय के साथ साथ मैग्मा आना कम हो जाएगा, और समय के साथ साथ ही यहाँ जल भरना चालू होगा। जल भरने के साथ साथ ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? सागर की उत्पत्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड देखिए क्या है, यहाँ से भी देख, मान लीजिए कोई करंट उत्पन्न होती है, कन्वेक्शन करंट, ऊपर की ओर फोर्स लगता है और दोनों तरफ डाइवर्ज हो जाती है। अब दोनों तरफ डाइवर्ज हुई तो अब ये क्रस्ट किस तरफ जा रहा है? ये क्रस्ट भी इस तरफ जा रहा है, ठीक है। ये क्रस्ट किस तरफ जा रहा था? इस तरफ। तो ये दोनों क्रस्ट आपस में मिले, क्या हुआ?
दोनों क्रस्ट आपस में मिले, कन्वर्ज हुए। यहाँ देखिए इसकी बात करते हैं। देखिए हमने देखा था कि क्रस्ट आपस में डाइवर्ज होते हैं या कन्वर्ज होते हैं, उसके कारण कौन कौन सी स्टेजेस बनती है। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जब हमने देखा था फर्स्ट स्टेज जिसपे क्रस्ट आपस में एक दूसरे से टकरा रही थी, और टकरा कर क्या हो रही थी, टूट रही थी, और एक क्रस्ट क्या है आपस में टकराकर नीचे की ओर टूट कर गिर रही थी। अब टूट कर नीचे गिर रही थी तो नीचे मैग्मा है, और मैग्मा में जाकर गल जा रही थी, सब स्ट्रेटम में जाकर मिल जा रही थी। क्रस्ट का टूटना और गलकर सब स्ट्रेटम में मिलना फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज क्या था, जियोसिंक्लाइन का निर्माण हो जा रहा था। जो नदियां हैं आप तलछट जमा कर दे रही थी, और उस तलछट के कारण क्रस्ट का नीचे की ओर धसाव चालू हो गया था। तो ये सेकंड स्टेज थी। थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, सेडिमेंट्स के दबाव के कारण, जो सेडिमेंट्स है, जो तलछट थी, जो उसके दबाव के कारण क्या था, फोल्डेड माउंटेन्स का निर्माण चालू हो जाता है। तो ये तीन स्टेजेस आर्थर होम्स ने हमें बताई। 1928-29 में ये थ्योरी हमें बताई गई थी। तो इस प्रकार ये सिद्धांत हमारा पूरा होता है। इसमें हमने समझा कि किस प्रकार से फोल्डेड माउंटेन्स रीड्स का निर्माण होता है।